नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज दीपावली है, लक्ष्मी पूजन है। सभी को लक्ष्मी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इस बार लक्ष्मी पूजन एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन है। देश के एक बड़े हिस्से में आज 20 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन हो रहा है और एक दिन बाद कल 21 अक्टूबर को भी कुमाऊं सहित देश के बहुत से हिस्से में लक्ष्मी पूजन मनाया जाएगा। दोहरी खुशी है। जो रोशनाई का पर्व है, प्रकाश का पर्व है, हर जीवन उल्लासित हो, हर जीवन में सुख समृद्धि वैभव हो, व्यक्तिगत रूप से ये प्रयास चल रहे हैं। साथ ही सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सामूहिक स्तर पर ये क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, किस तरह से सरकार अपनी नीति से, अपने नियमों से, अपने कामों से लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए, उनमें जगमगाहट बिखेरने के लिए क्या कर रही है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दायित्वधारी और उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्याम नारायण पांडे साहब हैं। पांडे साहब, आपका बहुत स्वागत है और आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे यही सवाल कि बीते अब चूँकि सरकार को 3.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, इस दौरान सरकार की ओर से लोगों की बेहतरी के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कायदे कानून, क्या निर्णय ऐसे लिए जा रहे हैं, क्या नियम ऐसे बन रहे हैं जो लोगों को उनके दुश्वारियों से, उनकी दुश्वारियाँ कम करे, उनके जीवन को बेहतर करे, उनके जीवन स्तर को सुधारे। इसके लिए चूँकि ये जिला मॉडल डिस्ट्रिक्ट भी है, मुख्यमंत्री धामी साहब का निर्वाचन क्षेत्र का भी जिला है, सब नज़रें देहरादून के बाद इस क्षेत्र में होती है और आप इस क्षेत्र से अकेले दायित्वधारी हैं, महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं, तो किस तरह की भूमिका सरकार निभा रही है? धन्यवाद जोशी जी, आपको और आपके दर्शकों को इस दीपावली के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपने कहा कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 4 वर्ष से अधिक समय हो गया है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की बागडोर संभाले हुए हैं और 2022 के बाद तो वह हमारे चंपावत विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस चंपावत जनपद का ऐसा विकास हो कि वह एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो। अगर चंपावत में जो भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विकास की योजनाएं जो लागू की जा रही हैं, उनका लाभ प्रत्येक जन तक हो, क्षेत्र का विकास हो। जहां तक जन कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी लागू कर और इस प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लाकर और कालनेमी के रूप में जो अभियान उनके द्वारा चलाया गया है और अवैध अतिक्रमण जिनके द्वारा किया गया है, जगह जगह सैकड़ों मजारें चादर बिछा करके कर दी गई हैं और धर्मांतरण के विषय में भी जो सख्त कानून बनाया है वह बहुत सराहनीय है। जहाँ तक चंपावत जनपद का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस चंपावत के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में जब मूर्त रूप ले लेंगे तो वह विकास दिखेगा। उनकी कोशिश है कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसमें लगातार इस जनपद में उन्नति हो। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार, जैसे आप जानते हैं, चंपावत जिला अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से 50 बेडों का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। चंपावत में ही यूपीसीएल द्वारा भूमिगत विद्युत लाइन के लिए 17 करोड़ से अधिक की राशि की विद्युत लाइनें सब भूमिगत की जा रही हैं। शहरी विकास योजना के अंतर्गत चंपावत नगर में 240 करोड़ रुपए की लागत से आगे आने वाले 30 साल तक यहाँ के लोगों को पेयजल की सुविधा
निरंतर मिलती रहे, यह योजना लगातार गतिमान है। राजकीय वृद्ध आश्रम जो 8 करोड़ 99 लाख की लागत से बन रहा है और छात्र हित में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से चंपावत में 57 करोड़ 92 लाख की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे आने वाले नौनिहाल को, युवाओं को, किशोरों को विज्ञान क्या है, विज्ञान को प्रत्यक्ष देखने के लिए चंपावत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग द्वारा जो साइंस सेंटर बनाया जा रहा है वह बहुत सराहनीय है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि लगभग साल भर से भी पहले समय में वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। जिला अस्पताल के पास और यहाँ पर जायका के सामने और लकड़ी टाल के पास मल्टी स्टोरी पार्किंग, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे शहर में, हमारे अस्पताल के पास कोई भी पार्किंग की असुविधा न हो। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो चंपावत महाविद्यालय को उन्होंने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का परिसर घोषित किया है, निरंतर उसमें कार्य हो रहा है और वहाँ पर छात्राओं के लिए 32 बेड का एक छात्रावास का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। और रोडवेज जो वर्तमान बस अड्डा है उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी और व्यापार की सुविधा भी की जाएगी। और जहाँ तक चंपावत में यहाँ के युवाओं के, यहाँ की क्षेत्रीय जनता की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक बनाया जाए, स्टेडियम का निर्माण किया जाए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोलजी कॉरिडोर के रूप में स्टेडियम और गोलजी परिसर का एक निर्माण के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें कि लगभग 502 करोड़ रुपए की DPR प्रेषित की गई है। और यह जानकर आप सब लोगों को खुशी होगी कि जो सेना की भूमि थी गोरलचौड़ से लगी हुई, वह माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वह भूमि ट्रांसफ़र हो गई है। लगभग 77 नाली ज़मीन हमको सेना की मिल गई है और उसके बदले में जो रोजन एंटरप्राइज फैक्ट्री कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो ज़मीन थी वह उनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। सामान्यतया देखा गया है कि सेना की भूमि को ट्रांसफ़र कराना एक बहुत मुश्किल काम है, परंतु ये हमारा सब चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि गोलजी टोर की जो निर्माण की सबसे बड़ी बाधा थी वह दूर हो गई है। पांडे साहब, तमाम उपलब्धियों के बीच एक तात्कालिक विषय जो नेशनल हाईवे को लेकर है, टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला एक परेशानी पैदा करते रहा है और उस तरफ अल्मोड़ा की तरफ हल्द्वानी अल्मोड़ा के बीच क्वारब, यद्यपि क्वारब में बाईपास का काम चल भी रहा है, तो स्वाला 2 जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लाइफ लाइन है। तो कैसे ये अब आने वाले समय में, चूँकि इस बार की बरसात निपट गई है, जो अगले साल मानसून होगा 2026 का, उससे पहले ये पूरी तरह ठीक हो जाए, परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए और लोगों की जो वाहनों के आवागमन है, कारोबार से लेकर तमाम तरह से प्रभाव पड़ता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या उपाय सरकार कर रही है? देखिए, यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यह चंपावत और पिथौरागढ़ जिले की एक लाइफ लाइन है। अगर यह मार्ग बंद होता है तो हमारे दोनों ज़िले बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे कटे रह जाते हैं। जब सड़क का विस्तारीकरण हुआ तो उस समय जो कटान विभाग के द्वारा किया गया है, तो उसमें उसके बाद जो भूमि स्खलन हुआ है वह नियंत्रित नहीं हो पाया। सामान्यतया और सब जगह तो ठीक है, मगर स्वाला एक ऐसा
जोन बन गया, जिसका कि स्वाना नाम ही स्वाना डेंजर जोन पड़ गया। और उसमें लगातार सरकार के द्वारा उसको फंड दिए गए, परंतु दुर्भाग्य से दैवीय आपदा के रूप में कहें, यह इस वर्ष और गत वर्ष, इसने दोनों वर्ष हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यहाँ की क्षेत्रीय जनता काफ़ी परेशान रही। इस बार भी आपने देखा होगा कि हमारे सम्मानित जिलाधिकारी जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लगातार दिन और रात को भी 10-10, 11-11 बजे तक उन्होंने जा कर के मॉनिटरिंग की है कि किसी प्रकार से भी यह रास्ता खुल जाए। और इस वर्ष दुर्भाग्य से बारिश भी ज़्यादा हुई, इस सड़क के दुर्भाग्य के लिए बारिश ज़्यादा हुई। बारिश ज़्यादा होने से इस पहाड़ का जो नेचर है, मिट्टी और पत्थर आपस में मिक्स है, तो वह बारिश में बहुत ज़्यादा उसने नुकसान किया। परंतु अब विभाग द्वारा और सरकार के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और आगे आने वाले समय में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम इनको दिया गया है कि जनवरी तक आप इसका ट्रीटमेंट जो भी करना है अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप इसको पूरा करें। और इसका एक वैकल्पिक मार्ग भी इस बार सुझाया है, जो कि स्वाला से पीछे से कट कर करके इधर धौन द्यूरी सड़क में मिलेगा, तो हमारे पास एक वैकल्पिक रास्ता यह बन जाएगा। और मुझे ये लगता है कि अगर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से आकर के वहाँ पर इसकी सारी जानकारी ली, और माननीय हमारे सड़क परिवहन के राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी जो यहाँ के सांसद भी हैं, उनके द्वारा भी स्वयं निरीक्षण करके सारे दिशा निर्देश दिए हैं और विभाग को निर्देशित किया है कि आप लगातार इसमें अपना कार्य करें, मॉनिटरिंग करें। किसी भी हालत में यह जनवरी 2026 तक यह कार्य पूरा हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय अभी जब हमारी निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई थी, उसमें भी माननीय मंत्री श्री अजय टम्टा जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। पैसे की व्यवस्था वो स्वयं करेंगे, परंतु विभाग को इसमें तुरंत गति से काम करना है ताकि हमारे पास एक, अगर दैवीय आपदा फिर आकर के किसी प्रकार से यहाँ पर परेशानी होती है तो हमारे पास एक वैकल्पिक मार्ग हो। आपने अभी नकल रोकने को लेकर जो उत्तराखंड सरकार ने कानून बनाया, देश उसका जिक्र किया। देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे कड़ा कानून है, लेकिन उस कानून के बावजूद पेपर लीक के प्रकरण आते रहे हैं। जो 21 सितंबर की परीक्षा थी जो निरस्त कर दी गई, सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए और 16 नवंबर को परीक्षा होगी। सरकार अपने स्तर से उपाय कर भी रही है, लेकिन छात्रों में, परीक्षार्थियों में ये भरोसा कैसे जगेगा कि परीक्षा निष्पक्ष हो, शुचिता पूरी हो, पवित्रता के साथ हो। और सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक एतबार जगाने के लिए सरकार और क्या क्या उपाय कर रही है। देखिए, जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, वर्तमान में जो 21 सितंबर की जो घटना है, मैंने पहले भी आपके ही चैनल में बताया था कि यह पेपर लीक का मामला नहीं है, यह नकल का मामला है। और देखिए, बहुत ज़्यादा कानून हमारे देश में बने हैं, मगर उसको तोड़ने के लिए भी कुछ समाज विरोधी तत्व लगातार प्रयास करते हैं। पेपर 10 बजे शुरू हुआ, 10:30 बजे तक वह बाहर नहीं आया। 11 बजे के आसपास वह पेपर 10-12 प्रश्न जो है उसके बाहर आए। उसके द्वारा वह किसी प्रोफेसर के पास पहुँचे और उन्होंने, जबकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अगर उनके पास कोई चीज़ ऐसी गई थी तो उन्होंने शासन प्रशासन को सूचित करना चाहिए था कि यह मामला इस प्रकार से है। और जिस प्रकार से उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को वह यह मामला बता करके, एक उनका मकसद सरकार को, मैं सोचता हूँ कि बदनाम करना रहा। नकल होना अलग बात है, पेपर लीक होना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी गठित करने के बाद
उन्होंने कहा, उन्होंने छात्रों के बीच में जाकर के उनका धरना प्रदर्शन समाप्त करने का आग्रह किया और जो उन लोगों ने माना। धन्यवाद है युवाओं का कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सराहा कि ठीक है आपने SIT जांच, और उनके द्वारा कहा डिमांड जब की गई कि CBI की जांच, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए वास्तविकता का पता लगाने के लिए CBI की जांच भी स्वीकार की। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने पेपर निरस्तीकरण का जो आदेश दिया वह कहीं न कहीं SIT के माध्यम से, ऐसा लगा होगा, पूरी बात तो अभी उसकी SIT की रिपोर्ट हमारे पास तक हमारी जानकारी में नहीं है, परंतु उनको लगा कि वास्तव में छात्र हित में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और आगे आने वाले समय में इसमें और ज़्यादा कितनी सख्ती से इसको निपटाया जाए और जो समाज विरोधी छात्रों के हित को जिनकी चिंता नहीं है, उनका मकसद केवल सरकार को घेरने की है, सरकार को बदनाम करने की है, तो ऐसे तत्वों की निगरानी के लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। इस बार की जो दिवाली है 1347 ऐसे युवा जो शिक्षक के रूप में, LT शिक्षक के रूप में जिनको नियुक्ति पत्र 14 अक्टूबर को दिए गए थे, और अब उनमें से अधिकांशों ने ज्वाइन भी कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा कदम हुआ है रोजगार की दृष्टि, लेकिन उसके साथ ही उसका एक असर उन बहुत जगहों में उन गेस्ट टीचर्स पर भी पड़ा है जो जिनके स्थान पे ये LT शिक्षक जो परमानेंट हैं वो आए हैं। अतिथि शिक्षक लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि वो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन 17 गेस्ट टीचर्स अब तक चंपावत जिले में और करीब 100 से अधिक पूरे प्रदेश में प्रभावित हुए हैं, और अगर अतिथि शिक्षक संगठन की माने तो ये संख्या 350 से ज़्यादा हो सकती है। कई विषय ऐसे हैं जिनमें पद खाली नहीं हो पा रहे हैं, कला, व्यायाम, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय। ऐसे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनकी दिवाली जगमगाए, उनको असर ना पड़े, क्योंकि उन्होंने आड़े वक्त पर शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखने में एक भूमिका निभाई, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, जहाँ तक 1300 से अधिक छात्रों का LT शिक्षक के रूप में चयन हुआ और उनको इस बीच 14 तारीख को उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिले, उनको नियुक्ति पत्र मिले। बधाई है ऐसे सारे युवाओं को जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर यह परीक्षा पास की और उनको नियुक्ति मिली। जहाँ तक आपने कहा कि जो गेस्ट टीचर हैं, वास्तव में इनकी समस्या काफ़ी विचारणीय है। मैं अपने स्तर पर, मेरा स्तर ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई अपनी स्पष्ट राय दे सकूं, परंतु सरकार ने कहा है कि उनको प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। अब जिनकी नियुक्ति जब हो गई है तो नियुक्ति के बाद 15 दिन का जो ज्वाइनिंग पीरियड होता है, हमने जिले के शिक्षा अधिकारी से भी वार्ता की, जानकारी भी मालूम की। उन्होंने कहा कम से कम हमको 15 दिन का समय ज्वाइनिंग के लिए देना होगा। जब सारे लोग दिया जाता है, जब सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ जिन विद्यालयों में स्थान रिक्त होंगे वहाँ उन गेस्ट टीचर को भेजा जाएगा। उनका स्थान परिवर्तन तो जरूर होगा, मगर उनके साथ भी न्याय होगा, अन्याय नहीं। और ऐसे ही पूरे प्रदेश में भी यह इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गेस्ट टीचर भी धैर्य रखें। ठीक है, ठीक दिवाली के समय में उनको थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा, मगर पूरा आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है, तो उनको भी कार्य करने का मौका मिलेगा। आखिरी सवाल पांडे साहब, अब दिवाली है तो आतिशबाजी होगी, पटाखे फूटेंगे, पटाखे छोड़े भी जाने चाहिए, खुशी का पर्व है, लेकिन साथ ही इन पटाखों से ध्वनि प्रदूषण से लेके तमाम तरह के दूसरे प्रदूषण होते हैं। बीमार से लेके बच्चों, बूढ़े, बहुत से लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसे में चूँकि इस समय हवा में
गंधक की मात्रा, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सांस लेने से लेकर त्वचा बहुत दिक्कतें लोगों में है। तो ग्रीन पटाखे को लेकर जो बार बार बात हो रही है, कोशिशें की जा रही हैं, लोग पटाखे फोड़ें, खुशियाँ मनाएं, मगर उसका नुकसान उनको भी ना हो, उनके पड़ोसियों को भी ना हो, पर्यावरण को भी ना हो। आप चूँकि वन पर्यावरण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, तो इसके लिए किस तरह से खुशियों के साथ समाज में खुशियाँ बटे, खुशियाँ विभक्त ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया है। वास्तव में इस दीपावली में जो हर्षोल्लास में पटाखों का प्रयोग किया जाता है, वास्तव में हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है। विशेषकर छोटे बच्चों और वृद्धजनों को और बीमार व्यक्तियों के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। हमें धीरे धीरे मानसिकता बदलनी होगी कि हम किस प्रकार के पटाखों का प्रयोग करें और किस प्रकार के पटाखों का जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें तो इस पर लगातार हमें ध्यान देना होगा और एक विद्यालयी स्तर से, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत बड़ा क्रेज होता है पटाखे का, तो उनको वास्तव में समझा करके उनकी मानसिकता को बदल करके ही हम इस संकट, एक बहुत बड़ा संकट है। अभी मैं आज न्यूज़ देख रहा था कि दिल्ली में और गाज़ियाबाद में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है और पर्यावरण जो है काफ़ी ख़राब हो गया है। अभी राष्ट्रपति भवन के आसपास तो पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, परंतु यह सब बहुत ज़्यादा इसको कंट्रोल कर लेगा ऐसा नहीं है। हमें धीरे धीरे अपनी मानसिकता में बदलाव ला करके हमें इस सब चीज़ों को रोकना होगा। त्यौहार है, त्यौहार भी मनाना होगा और पर्यावरण भी देखना होगा कि कैसे संतुलन हम बनाए रखें। यह एक सवाल है, इसमें हम लोगों को, समाज सेवी लोगों को, समाज के प्रबुद्ध जनों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और विशेषकर विद्यालय परिवारों को इसमें सहयोग करना होगा ताकि आगे आने वाले समय में हमें इस सबसे निजात मिल सके। बहुत धन्यवाद पांडे साहब। जैसा बताया गया कि विकास को लेकर मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की ओर बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। विज्ञान के क्षेत्र में रोडवेज के जो ISBT को लेकर है, स्वास्थ्य में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की बात करी, ब्लड स्टोरेज लोहाघाट और टनकपुर में खोलने की फाइनल स्टेज पर कवायद चल रही है, साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चुनौतियां इसके बावजूद भी हैं। विकास की प्रक्रिया यूँ भी सतत होती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो किए जाने हैं। उत्तराखंड अगले 3 हफ्ते बाद, बमुश्किल 3 हफ्ते बाद 25 साल का हो जाएगा। जो चुनौतियां हैं रोज़गार को लेकर हैं, सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोज़गार की है। स्वास्थ्य में जो इस ज़िले में तमाम कोशिशों के बावजूद अभी उसके अपग्रेडेशन की प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई प्रणाली में, जो IPS, जो इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो नया बना है, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट इस ज़िले में नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस पद को हटा दिया गया है। वो आवश्यक है। इसके अलावा जो शिक्षा को नए सिरे से, यानी कि व्यवसायगत शिक्षा, आज के दौर के मुताबिक शिक्षा, आज के रोज़गार के अवसरों के हिसाब से शिक्षा को अपग्रेड करने की, शिक्षा को सिखाने की, पढ़ाने की और बताने की, ताकि रोज़गार मिल सके। गांव की इकोनॉमी, चूँकि ये जो ज़िला है इसका तकरीबन 85% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है। उद्योग यहाँ है नहीं, रोज़गार के लिए उद्योग ज़रूरी है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल, स्थानीय रॉ मटेरियल के मुताबिक यहाँ छोटे छोटे रोज़गार, जो छोटे छोटे उद्योग लगे जो रोज़गार को जनरेट कर सके। गांव की इकोनॉमी न केवल पलायन को रोकने के लिए ज़रूरी है, बल्कि गांव को सशक्त करने के लिए, गांव से शहर की आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है। इसके लिए खेती, बागवानी, पशुपालन और सहकारिता जैसे अहम विषयों को आगे बढ़ाने की और खेत
में फसल रहा है, इसके लिए सिंचाई जैसी व्यवस्था, जंगली जानवरों से निजात दिलाने की व्यवस्था, छोटे छोटे विषय हैं, लेकिन उसके लिए गहरा प्रयास करना होगा। सरकार इन तमाम मसलों पर अगर काम करती है तो ये दिवाली न केवल व्यक्तिगत रूप से लोगों के जीवन को रोशन करेगी, बल्कि समाज के रूप में, देश के रूप में उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके उनके जीवन में खुशियों को से भरेगी। उनके जीवन में ये प्रकाश पर्व जो उजाले की जगमगाहट करेगा, रोशनी बिखेरेगा, ये उम्मीद की जा सकती है कि 25 साल पूरे होने पर सरकार जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना है उसको लेकर गंभीरता से और तेज़ी से काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।